अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 4 और 5 का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 को कवर किया था। इस लेक्चर में और इन गुजरे जो 2 लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे जो कि MCQs रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट थे। गाइस, जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, टॉपिक नंबर 14। अब असेसमेंट बेसिकली कितनी टाइप्स की हो सकती है? देखिए, एक बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती है कि डिफरेंट टाइप्स पे मुश्तमिल होती है असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है वो भी एक असेसमेंट के अंडर आएगा, फाइनल टर्म का भी आएगा, और यूँ जितने एग्ज़ाम्स आप करते हैं वो सारे आएंगे। हमने प्रोसेस और प्रोडक्ट की कंप्लीट डेफिनेशन देखी थी, बट यहाँ आकर हम उससे ज़्यादा एडवांस डेफिनेशन पे चलेंगे। यानी कि यहाँ आकर का मतलब इस लेक्चर में नेम ऑफ असेसमेंट्स के अगर हम नाम देते हैं ना किसी भी असेसमेंट को, तो वो हमारे पास होते हैं जी 5। पहला है फॉर्मेटिव, दूसरा है समेटिव, थर्ड वन इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल, फोर्थ इज प्रोडक्ट एंड फिफ्थ इज प्रोसेस। फॉर्मेटिव इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग। अब फॉर्मेटिव बेसिकली है क्या? अंडरलाइन में से कर देती हूँ, मतलब हाईलाइट कर देती हूँ। फॉर्मेटिव एक टाइप है जी जिसमें टेस्टिंग की जाती है मुख्तलिफ रेंज ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर की। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल प्रोसीजर्स क्या होंगे या असेसमेंट बेसिकली क्या होंगी? देखो, वो जो टीचर को जिसने एम्प्लॉय किया, तो उसने देखा कि टीचर के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, इसने चेक किया कि टीचर को कितना मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके अंदर कितना मॉडिफिकेशन का पार्ट पाया जाता है। सो हम कहते हैं कि फॉर्मेटिव इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच अ रेंज ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट procedure employed by teachers during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student attainment। अटेनमेंट के अगर हम कहते हैं टीचर की, तो कर दिया। अब टीचर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको देगी, असाइनमेंट्स देगी, और वो चेक करेगी कि आया कि बच्चे के अंदर कितनी तब्दीलियाँ रहनुमा हुई और उन्हें कितना मॉडिफाई किया जा सकता है। की पॉइंट है, की पॉइंट को अगर हम चेक करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, तो रेंज ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग टू इम्प्रूव। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है उसमें देखा रेंज को जाता है। अब वो रेंज किस किस की हो सकती है? वो फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट की हो सकती है, लर्निंग प्रोसेस की हो सकती है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम टीचिंग को और लर्नर को भी एज वेल एज, और इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। सेकेंडली हमारे पास टॉपिक नंबर 16 है समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट क्या हुई? Summative assessment refers the assessment of participants and summarize their development at the particular time. In contrast to formative assessment, the focus is on the outcome of program. अब इसमें ये कहा गया कि जो समेटिव असेसमेंट है वो बेसिकली एक ऐसी असेसमेंट है जिसमें टीचर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट देखती है, यानी कि वो उसकी पार्टिसिपेंट देखती है, वो कितना बच्चा उस पर पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर उसे समराइज़ करेगी उसके सारे एक्टिविटीज़ को, उस डेवलपमेंट को जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर। याद रखें, यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो पार्टिकुलर टाइम के अंदर काम किया जाएगा। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की कॉन्ट्रास्ट पाई जाती है। इसमें हम आउटकम पर फोकस करते हैं। की पॉइंट है जी। ओके गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, या तो आप ये उसका याद कर लें, प्रॉपर डेफिनेशन है, अदरवाइज आप की पॉइंट अपने दिमाग में रखें, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट। तो ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके क्विज आते हैं लेक्चर्स में से, ये उनमें भी आएंगे बहुत ज़्यादा। तो चलें जी, टॉपिक नंबर 17 पे चलते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन असेस इट्स पॉलिसीज एंड सिस्टम इंटरनली। इंटरनल असेसमेंट में होता ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है काम करने वाली, और जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनती हैं वो डायरेक्टली असेस करती है वो उन पॉलिसीज पर और उस सिस्टम पर जो अंदरून काम करता है, यानी कि इंटरनली काम करता है। अब
इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो चेक करेगा कि उसने जो एम्प्लॉय रखे हैं वो कितने स्किल्ड हैं, उनके अंदर कितनी इंटरनल असेसमेंट, मैनेजिंग इंटरनल असेसमेंट है। तो इसका ये मतलब होता है। एक्सटर्नल असेसमेंट ऑन द अदर हैंड है क्या चीज़? ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया जाता है टू access its policies and system internally। और एक्सटर्नल में हम जब भी बात करते हैं तो एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया जाता है। इसमें होता ये है कि एक जज बिठाया जाता है, एक मॉनिटर बिठाया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर और अनबयास्ड ओपिनियन को चेक करता है, फिर उस पर अमल करता है, फिर देखता है कि आया उस पे अमल करने से उसके अंदर कोई बेटरमेंट आ सकती है, उसके काम में कोई बेहतरी आ सकती है, तो वो उसे अप्लाई करता है। अगर हम बात करते हैं जी फोकस ऑन इंटरनल सिस्टम वर्सेस एक्सटर्नल एजेंसीज, फॉर इंस्टेंस योर हाउस एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम, ये दो हमारे पास अगर हम देखते हैं कि इंटरनल में क्या आएगा, एग्जाम्पल आपके पास जी, तो आप कहेंगे कि हाउस एग्ज़ाम जो होता है वो इंटरनल होता है, जहाँ आप घर में जो काम करते हैं वो आपका इंटरनल होगा, और जो चीज़ आप बाय कर रहे हैं यानी स्कूल में कर रहे हैं वो आपकी एक्सटर्नल होगी, बोर्ड एग्ज़ाम। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा, और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और सब्सक्राइब गाइस काइंडली ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। Process assessment topic number 18। Process assessment basically है क्या? Process assessment mean कि वो assessment जिसमें process का एक किसी भी फैक्टर को इन्वॉल्व करना या किसी भी चीज़ का प्रोसेस काउंट किया जाता है। अब वो प्रोसेस किसी भी काम का हो सकता है। अगर हम बात करते हैं क्लासरूम के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे जो क्लासरूम में प्रोसीडिंग होती है ना, जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं, वो प्रोसेस असेसमेंट में आता है कि बच्चा कितना समझ रहा है, क्या चीज़ उसे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है, क्या चीज़ उसे तंग कर रही है। ये सारा कुछ प्रोसेस असेसमेंट में आता है। बेसिकली टीचर अपना प्रोसेस असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग देती हैं कि वो बच्चे को जो सिलेबस पढ़ा रही हैं, जो बात पढ़ा रही हैं, उस पर टीचर का कितना होमवर्क है, टीचर कितना उस पर क्लियर है, और वो बच्चे को किस प्लान के तहत वो सारी बातें फीड कर रही है उसके दिमाग में कि वो प्लान के थ्रू काम करेगी। तो ये सारा कुछ प्रोसेस असेसमेंट में आता है। प्रोडक्ट असेसमेंट क्या है? बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना प्रोडक्ट असेसमेंट की, जब भी प्रोसेस असेसमेंट ख़त्म होगा ना, उसके फ़ौरन बाद प्रोडक्ट आएगी, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनी उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। वो गोल जो टीचर ने सेट किया था स्टूडेंट के लिए, आखिर में आके उसने देखा और अचीव किया, बच्चा उस गोल को पूरा कर गया, तो वो एक ख़ास प्रोडक्ट बन गई, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट को एक अच्छे ग्रेड पर ले आई। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फाइनल ग्रेड्स, अब सारा साल बच्चा पढ़ता रहता है, इन द एंड ऑफ द ईयर वो पेपर देता है, उसमें टीचर देखती है, रिजल्ट आएगा, तो जो फाइनल ग्रेड्स होते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं, कि बच्चे के लिए वो प्रोडक्ट्स हैं, टीचर के लिए वो बच्चा प्रोडक्ट होगा, पर बच्चे के लिए वो ग्रेड्स, फाइनल ग्रेड्स आर द प्रोडक्ट। ये था जी लेसन नंबर 4। अब हम चलते हैं जी लेक्चर नंबर सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, लेक्चर नंबर 3 था, अब लेक्चर नंबर 4 पे चलते हैं। लिंक्स एंड लूप्स। टॉपिक नंबर 20 है जी सम लिंक्स एंड लूप्स। याद रखिए जो असेसमेंट होता है वो आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये दूसरी चीज़ों के साथ लिंक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, असेसमेंट जो होता है वो आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर बार ऐसे होगा कि ये लिंक करेगा दूसरी चीज़ों के साथ। व्हाट इज लूप? अब लूप क्या है? लूप इज डिफाइंड as a process which is connected to its beginning। लूप अगर हम कहते हैं कि डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं शुरुआत के साथ। अगर हम सिस्टम की बात करते हैं ना, a system is said to perform closed loop processing if the system feed information back into itself।
अगर हम कहते हैं कि जी सिस्टम एक क्लोज लूप है, अब क्लोज लूप प्रोसेस क्या है? जब भी सिस्टम इंफॉर्मेशन अपने अंदर दोबारा फीड करता है तो वो क्लोज लूप्ड होता है। एक और हमारे पास लूप होता है जी इन अ लूप सच एज अ सिस्टम। तो अगर हम उसकी बात करते हैं मतलब साइकिल लूप होता है हमारे पास। असेसमेंट इज आल्सो डन इन अ लूप सच एज a system that keep informing the beginning mean that some change is to be made there and then the cycle start. So the image below. अब जब उसने अपने अंदर इंफॉर्मेशन को फीड करना शुरू किया तो वो हमारे पास क्लोज लूप आ गया। बट जब हम साइकिल लूप की बात करते हैं तो उसमें ऐसे होता है कि इंफॉर्मेशन अपने अंदर तो वो फीड करता है बट उस इंफॉर्मेशन को वो आगे भेजता है कुछ चेंजेस करके, तो उसे साइकिल लूप कहा जाता है। यूँ साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। अब शुरुआत में हमने देखा कि किसी भी इंसान को अगर हम बात करते हैं या टीचर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उसने डिसीजन लिया, फिर उस पर एक्शन दिया। एक्शन के फ़ौरन बाद जो काम जिस चीज़ पर डिसीजन लिया था उस पर उसने काम किया, उस काम के नतीजे में एक रिएक्शन पैदा हुआ, तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो गया। अब डिसीजन था वो क्लोज लूप था कि टीचर ने खुद डिसाइड किया, फिर उसने फिर आगे एक्शन लिया, फिर उसका रिएक्शन आगे ये साइकिल बन गया। अब हम चलते हैं जी टॉपिक नंबर 21 पर, लिंक बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। अगर हम कहते हैं ना कि टीचर और लर्नर के दरमियान एक लिंक होता है तो ये एक सही बात है। अगर हम कहते हैं कि ये जो लिंक होता है ना लर्निंग और टीचर के दरमियान, तो लर्निंग और टीचर के दरमियान जो लिंक होता है वो हमें असेसमेंट के थ्रू मिलता है। असेसमेंट जो है, फिर हम ये भी कह सकते हैं जो असेसमेंट है वो भी लिंक है टीचिंग से साथ, तो ये भी बात ठीक है। टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेक अ लूप। टीचर जो होती है वो पढ़ाती है बच्चों को और फिर वो असेस करती है उन्हें, तो ये एक लूप बन गया। स्टेक होल्डर्स ऑफ असेसमेंट। अब स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे असेसमेंट में? हम शुरू से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट भी असेसमेंट में आता है, टीचर भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर, ये सारे हैं जी स्टेक होल्डर्स। ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता था। अभी हम चलते हैं जी टॉपिक नंबर 23 पर, लूप ऑफ असेसमेंट। Assessment create loop with exam or test, and secondly with the process of assessment, processes involved in assessment. अब assessment loop बनाता है। हमने बात की थी जी assessment एक loop बनाता है। ये देखें जी ये assessment एक loop बना रहा है, तो उसमें अब वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। शुरुआत में वो डिज़ाइन देखेगा, असेस किया ना उसने, आइडेंटिफाई किया कि इस चीज़ की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई नीड की, यानी कि इस काम की ज़रूरत है, बच्चे के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, बच्चे को इम्प्रूव कराना है, तो वो इसकी असेस किया टीचर ने, फिर उसने डिज़ाइन किया। अब उस डिज़ाइन में क्या होता है जी, ब्लूप्रिंट्स क्रिएट किया जाता है। इसके बाद जी फिर टीचर ने डेवलप किया। डेवलप करना यानी उसने लिखना शुरू किया, राइट आइटम किए। शुरू में उसने देख लिया था, आइडेंटिफाई किया था, फिर उसके बाद उसने ब्लूप्रिंट्स निकाले, फिर उन्हें लिखना शुरू किया, फिर इम्प्लीमेंट किया। जब वो लिख चुकी तो उसने सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज असेसमेंटर। तो फिर उसके बाद उसने एवोल्यूट किया, एवोलेट किया और आइटम एनालाइज किए और यूँ उसने असेस कर लिया। टॉपिक नंबर 24 है जी असेसमेंट टेक्निक एंड देयर लिंक विद ईच अदर। अगर हम क्लासरूम असेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो टेक्निक यूज़ होती हैं, टीचर बच्चे को इनकरेज करेगी कि वो प्रॉप करेगी, कि वो बात करे, डिस्कशन करेगी, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट देगी, पेपर पेन से टेस्ट देगी, तो यूँ ये सारी टेक्निक्स हमें क्लासरूम के अंदर मिल सकती हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट। व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट? Classroom maintain a link between teaching and learning. ये जो टीचिंग और लर्निंग होता है ये एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम करता है। लर्नर और लर्निंग जो होते हैं वो दोनों लिंक्ड होते हैं और ये दोनों लिंक होकर टीचर के साथ भी लिंक करते हैं, यानी कि लर्नर की ज़रूरत होती है पढ़ना और टीचर इन्हें पढ़ाती है, तो जो लर्निंग होगी वो उसे टीचर की ज़रूरत होगी कि कोई तो हो जो इसे बताए, तो यूँ ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं जी असेसमेंट साइकिल को, वही चीज़ जो हमें बताया, गैदरिंग एविडेंस, गिविंग फीडबैक, टीचिंग एंड लर्निंग, रिफ्लेक्शन एंड प्लानिंग।
तो ये था जी लेसन नंबर 4। होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।